तो हम जो पॉलिटी के अंतर्गत रिवीजन कर रहे थे, इसी की में हम जब प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या उसकी चुनाव प्रोसेस है, चुनाव में उसके इलेक्टरल जो स्कूल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, क्या उसका मामला है पूरा। तो उसी संदर्भ में अब हम राष्ट्रपति की जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उनको सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें हालांकि मैंने जस्ट बहुत ज़्यादा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, लेकिन उनको थोड़ा भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति सदन का जो सेशन होता है, सत्र होता है ना, वो सत्र बुलाता है। सत्र को बुलाना राष्ट्रपति का काम है, सत्र को समाप्त करना ये भी राष्ट्रपति का काम है, और साथ ही लोकसभा का विघटन करना ये भी राष्ट्रपति की पावर है। यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी राष्ट्रपति के ही पास है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कभी भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ये एक अंतर आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि देखो, सदन का पोस्टपोन होना, सदन अगर कोई सेशन है, कोई हाउस है, उसमें अगर सेशन है, कोई मान लें मानसून सेशन है या मान लें बजट सेशन है, उस बजट सेशन को पोस्टपोन करना, चाहे पर डे के एक दिन के लिए, चाहे उसको एक दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं या उसको अनिश्चित टाइम के लिए उसको जब पोस्टपोन किया जाता है, तो ये काम उस सेशन का जो स्पीकर होता है, सेशन का जो चेयरमैन होता है, सभापति होता है। जैसे लोकसभा में काम कौन करेगा? स्पीकर, और राज्यसभा में काम करेगा सभापति। तो ये लोग हैं, ये पोस्टपोन कर सकते हैं सेशन को, लेकिन सेशन की समाप्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति सेशन की समाप्ति कब करता है? जब कोई सेशन को किसी स्पीकर के द्वारा या सभापति के द्वारा अनिश्चित टाइम के लिए, अनडिफाइंड टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति फिर उस सेशन को समाप्त कर देता है। तो ध्यान रखना, सेशन को बुलाना, सेशन को समाप्त करना और लोकसभा को डिसॉल्व करना, ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन प्रेसिडेंट हर पावर का यूज मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की परामर्श से ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति, आपको पता है, राष्ट्रपति प्रत्येक साल के फर्स्ट जो सेशन होता है उसमें जॉइंट, जो उसमें दोनों सदनों को संबोधन करता है, उसी में राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव भी आता है, आपको पता है। तो उसमें क्या करता है राष्ट्रपति, अभी आपने देखा होगा धन्यवाद प्रस्ताव आया है, राष्ट्रपति ने सबको संबोधन किया है। तो राष्ट्रपति संसद, सरकार के द्वारा जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको संसद को बताता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसों को बताता है, और साथ ही उनसे बोलता है कि कितने जो बिल है वो पेंडिंग है, उनके बारे में जानकारी देता है। तो संसद को संदेश भेजने का काम भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉमिनेटेड की, आपको पता है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड करता है और 2 आंग्ल इंडियंस को भी नॉमिनेट करता था। लेकिन 104 अमेंडमेंट, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो आंग्ल इंडियन के लिए जो नॉमिनेशन था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो वो अब नहीं होते, 2 सदस्य जो नॉमिनेशन करने थे वो नहीं होते, और अभी सिर्फ 12 सदस्य वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड होते हैं और राष्ट्रपति उनको करता है। और इनको कुछ को करता है जो किसने आर्ट्स में, जिसने साइंस में, जिसने लिटरेचर में या सोशल सर्विस में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राष्ट्रपति उन्हीं को क्या करता है, नॉमिनेट कर सकता है। इसके बाद एक सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स या पीसीएस में ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे बिल्स है जो राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही सदन के किसी, मतलब संसद के किसी हाउस में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी कि वो कौन कौन से सदन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो धन संबंधी विधेयक यानी मनी बिल, अगर हम बात करें मनी बिल केवल और केवल राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही सदन की लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और आपको पता है मनी बिल सबसे पहले, मनी बिल की खास बात है कि सबसे पहले ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है ना, लोअर हाउस में प्रस्तुत होता है। तो धन विधेयक संबंधी विधेयक जो भी आएगा वो सबसे पहले उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। सेकंड, जो इंटर स्टेट जो ट्रेड है उसका स्ट्रक्चर को चेंज करना है, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करना है तो उससे संबंधित अगर कोई बिल है तो वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा। इसके अलावा कोई भी विधेयक जो संसद की कर लगाने की शक्ति को चेंज करता है, यानी कि पार्लियामेंट की जो टैक्सेशन पावर है उसको, जैसे टैक्स को घटाना बढ़ाना, एक तरह से ये भी धन विधेयक की तरह ही हो जाएगा, तो उसको अगर प्रभावित करता है तो उससे संबंधित बिल भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा।
ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने आर्टिकल 2 और 3 के बारे दौरान आपको बताया था कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है और नए राज्य का उत्थान कर नए राज्य बनाना है, उससे संबंधित जो भी बिल है वो राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही सदन में आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3-4 बिल हैं जो राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही सदन में आते हैं। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में सवाल कि धन विधेयक की क्या प्रोसेस होती है। धन विधेयक की पहली प्रोसेस ये है कि राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन इसमें होनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति के पास आपको पता है हमारी विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है कि दोनों सदन जब किसी बिल को पारित कर देते हैं, दोनों सदनों में बिल पारित हो जाता है, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? साइन होने के लिए। प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। प्रेसिडेंट के पास कई 3 विकल्प होते हैं मुख्य रूप से कि या तो उसको कंसेंट दे दे, उस पर साइन कर दें, और अगर प्रेसिडेंट जैसे ही उस बिल पे साइन करता है वो बिल एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, वो पूरा बिल लागू हो जाएगा उसके बाद। तो पहला उसके पास विकल्प होता है कि या तो उस पर कंसेंट दे दे या उस पर सहमति दे दे। दूसरा विकल्प होता है प्रेसिडेंट के पास कि वो रिव्यू के लिए भेज सकता है। एक बार ध्यान रखना, प्रेसिडेंट द्वारा रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है, और प्रेसिडेंट द्वारा रिव्यू के लिए भेजा गया कोई बिल अगर दोनों सेशनों में दोबारा पारित हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट को उस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है। यानी कि रिव्यू के बाद दोबारा अगर दोनों सदनों में बिल पास होकर आया है तो प्रेसिडेंट को उस पर क्या देना पड़ता है? बाध्यकारी है उस पर साइन करना। तो ये जो 3 तरीके हैं, एक और तरीका है या तो कंसेंट दें, या विधेयक पर रिव्यू कर, या विधेयक कंसेंट को रोक देना। यानी कंसेंट रोक देना, कंसेंट को अगर रोक दे तो ये 3 तरीके हैं राष्ट्रपति के पास। जो हमारे जनरल बिल होते हैं उनमें सामान्य विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें मनी बिल की, तो मनी बिल में राष्ट्रपति के पास 2 ही विकल्प होते हैं, उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो उसमें सहमति दे या उसकी सहमति को रोक दे। राष्ट्रपति के पास है या तो सहमति दे या सहमति को अपने पास ही रोक के रखे। इसमें राष्ट्रपति रिव्यू के लिए नहीं भेज सकता। एक बात दोबारा ध्यान से सुने, रिव्यू मनी बिल को राष्ट्रपति रिव्यू के लिए नहीं भेज सकता, ये राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती मनी बिल को। ठीक है, इसके बाद आती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे रिलेटेड बिल की बात करें तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, और वो होता है कि राष्ट्रपति कंसेंट देने के लिए उस पर बाध्यकारी होता है। यानी कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल पर सहमति देना अनिवार्य होता है, ये ध्यान रखना। तो ये राष्ट्रपति की जो वीटो की पावर उन्हीं में से है। देखो हमारे संविधान में एक बात है कि संविधान में ऐसा नहीं कि पॉकेट वीटो की व्यवस्था की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति देने की समय सीमा डिसाइड नहीं की, सहमति देने की समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। अर्थात राष्ट्रपति को इस रूप से बाध्यकारी नहीं किया गया कि आपको 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने में सहमति देनी है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जब सहमति नहीं है, तो जब उसको कोई विधेयक लगता है कि इसको पारित नहीं होने देना है, तो राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए उसको अपने पास रख लेता है, अनडिफाइंड काल के लिए। उसको पता नहीं कब उसको पास करेगा। तो राष्ट्रपति जो अनिश्चित काल के लिए जब उस बिल को सहमति के लिए अपने पास रख लेता है, उसे ही राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो पॉकेट वीटो ऐसा नहीं कोई वीटो है, पॉकेट वीटो है कि राष्ट्रपति सहमति देने के लिए उस बिल को बहुत लंबे टाइम तक अपने पास रख लेता है और उसको सहमति नहीं देता है और ना ही उसको इनकार करता है, तो उसे पॉकेट वीटो की श्रेणी में रखा गया। क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जाता है उस पर टाइम हमने बाइंडिंग नहीं किया कि राष्ट्रपति को 2 महीने, 4 महीने में उस पर साइन करने या नहीं करना। और इसका प्रयोग सबसे पहले 1986 में हमारे तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह ने किया कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक यानी इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट बिल आया था, उसको उन्होंने अपने पास ही रोके रखा, उस पर सहमति नहीं दी और उसको रिजेक्ट भी नहीं किया, ना ही उसको रिव्यू के लिए भेजा, बल्कि अपने पास ही उसको रखा और इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति का टाइम हमने बाउंडिंग नहीं किया कि राष्ट्रपति इतने दिन में ही इसकी सहमति दे, बाध्यकारी हो, तो वो क्या अपने पास रख लेता है जब उसको किसी चीज़ की सहमति नहीं देनी होती। तो जब राष्ट्रपति को लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है, इस पर सहमति देना, और आपको पता है राष्ट्रपति इसमें जो काम करता है, प्रेसिडेंट इसमें ये सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राष्ट्रपति अकेले कुछ नहीं करता है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति सारा काम कर रहा है, नहीं मंत्रिपरिषद की परामर्श से ही कर रहा है, अकेला कुछ नहीं कर रहा, ध्यान रखना। ये बात आर्टिकल 111 में लिखी हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, उसने रिव्यू के लिए भेज दिया और दोबारा विधेयक राष्ट्रपति के पास उसी सेम तरीके से पारित होकर आया, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गई राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्ति। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति।
कि राष्ट्रपति अध्यादेश का निर्माण किस तरीके से करते हैं। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर। ये पावर का संविधान में अगर देखें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में 1, 2, 3 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर है वो है। लेकिन इसमें देखो ये अध्यादेश सारी जारी कब कर सकता है, राष्ट्रपति कब ऑर्डिनेंस है उसको बना सकता है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये आर्टिकल 123 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश का यूज करता है। तो एक तो तब करेगा जब संसद के दोनों सदनों में, संसद का दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी सदन का सत्र ना चल रहा हो या दोनों का ही सत्र ना चल रहा हो, यानी कि संसद का सत्र उस समय नहीं चल रहा हो। पहली बात तो ये होनी चाहिए, ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन कि संसद का सेशन उस समय नहीं चल रहा हो। सेकंड कंडीशन कि राष्ट्रपति इस बात से ये सेटिस्फाइड हो, कौन हो, राष्ट्रपति इस बात से सेटिस्फाइड हो कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संसदीय कार्रवाई की जरूरी है, अर्थात हमें कानून बनाने की जरूरी है। दो चीजें, पहली बात तो संसद का ना तो या तो संसद का दोनों सदनों का ही नहीं चल रहा हो या किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, और उस समय हमें कोई राष्ट्रपति को लग जाए कि हमें कोई आपातकालीन कानून बनाने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति अपनी ऑर्डिनेंस पावर का यूज करते हुए कानून बना सकता है। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून एक तरह से हम कह सकते हैं कार्यपालिका ही कानून होता है। हालांकि कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, संसद के पास, लेकिन ये राष्ट्रपति का कानून है, ये कार्यपालिका ही कानून होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसका निर्माण मंत्रिपरिषद की परामर्श से करता है। ठीक है ना। अब ये पूरी परिस्थिति पता लग गई किन परिस्थितियों में होता है, या तो सदन के दोनों सत्र ना चल रहा हो या कोई एक सत्र ना चल रहा हो, और उस समय राष्ट्रपति को ये पता हो जाए कि राष्ट्रपति संसद को कानून बनाने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 123 के अंतर्गत अपनी शक्ति का यूज करते हुए विधि बना सकते हैं और विधि बना सकता है। अब इसका प्रभाव क्या है, देखो इसका सारा प्रभाव, अगर राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस बनाए तो उसकी सारी क्षमता संसद द्वारा निर्मित विधि के समान ही होगी, और संसद जिन जिन विषयों पर विधि बना सकती है राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। लेकिन एक चीज और है, अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम पर संविधान संशोधन से संबंधित अध्यादेश भी लाए गए थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आर.सी. कूपरवाद और कई वाद आए थे बाद में, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो यह बोला गया कि अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला। दूसरी बात, अगर हम अध्यादेश की बात करते हैं, इसकी समय सीमा पहली बात तो यह कि राष्ट्रपति को जब मन करे इसको वापस ले सकता है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट का जब मन करे वो ऑर्डिनेंस को वापस ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, संसद जब संसद का सत्र होता है और संसद के सत्र में इसको 6 सप्ताह के भीतर पारित करवाना जरूरी होता है, यानी कि संसद का जैसे ही कोई सदन होगा, सेशन होगा, उसमें जैसे तुरंत इसको पारित करवाना जरूरी है। अगर संसद इसको रिजेक्ट कर देती है तो उसके बाद ही समाप्त हो जाता है। तो अगर इसकी अवधि हम देखें तो 6 सप्ताह इसकी अवधि होती है, और 6 सप्ताह इसलिए क्योंकि दोनों सदनों में 6 सप्ताह के भीतर अगर सेशन स्टार्ट होता है तो ये पारित होना जरूरी है। अगर ये पारित नहीं हुआ, अगर ये पारित नहीं होता है तो ये समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर असल में तुम देखें तो इसकी अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो जाती है। क्यों हो जाती है? हालांकि 6 सप्ताह ही इसकी अवधि होती है, लेकिन इसका प्रयोग 6 माह और 6 सप्ताह के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल कि संसद का सत्र स्टार्ट होने वाला है, मान लें 1 जनवरी से, संसद का 1 जनवरी से सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो क्या करेंगे, अगर प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद को लगता है कि ये बिल है संसद में पारित नहीं हो सकता, जैसे भूमि एक्विजिशन एक्ट आया था 2013 का, लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो आसानी से पारित नहीं हो रहा था संसद में, तो उन्होंने क्या किया था उस टाइम कि उसको अध्यादेश के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाने की सोची। कैसे करी कि 1 जनवरी की बजाय उन्होंने 31 दिसंबर को क्या किया, अध्यादेश लागू कर दिया, क्योंकि 31 दिसंबर को सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा था। 31 दिसंबर को किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा। अब ये हो गया, यहाँ बन गया। अब इसकी अवधि आपको पता है कि सदन का सत्र चल रहा है ये, अब इसकी अवधि इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद तो इसकी अवधि 6 सप्ताह है। अब मान लें सदन का ये सत्र हो गया खत्म, ठीक है ना, ये सत्र खत्म हो गया, तो अगले सत्र में जब इसको अगला सत्र आए उस सत्र में इसको पारित करवाया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगला सत्र 6 माह ले जाएगा, तो इस आधार पर इसकी अवधि को 6 माह और 6 सप्ताह बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका मिसयूज किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका रिपीटेशन ना किया जाए, इसको
जरूरतमंद स्थितियों में लाया जाए। क्योंकि देखो ये बात है, राष्ट्रपति संतुष्ट वाला शब्द, ये राष्ट्रपति संतुष्ट वाला शब्द बड़ा डिस्प्यूटेबल रहा है कि राष्ट्रपति का सेटिस्फिकेशन का मीन्स क्या है, कि राष्ट्रपति कब सेटिस्फाइड होता है, इसको कोई डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है ना। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, अभी ध्यान नहीं देंगे। और यही बात है कि अधिनियम और अध्यादेश की अगर हम बात करें तो दोनों ही समान विधि है। अंतर यह है कि अधिनियम है वो संसदीय विधि है, अध्यादेश है वो राष्ट्रपति विधि है। और अधिनियम की स्थिति अगर देखें तो वो क्या होता है कि परमानेंट होता है, जबकि अध्यादेश की अवधि 6 माह 6 सप्ताह की होती है, ठीक है। ये मेंस का पॉइंट जो था कि अध्यादेश का दुरुपयोग किया गया था। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा है सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को लेकर के ये बोला डीसी बांधवा मामले में कि अध्यादेश को, एक ही विषय के अध्यादेश को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे अब भूमि सुधार का कानून है, उसको दोबारा अध्यादेश लाए, फिर अध्यादेश लाए, इस तरीके से प्रक्रिया नहीं की जा सकती। तो ये तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप अभी स्किप कर देना। आपको अभी अध्यादेश में 3-4 चीजें ध्यान रखनी है कि कब इसको लागू किया जाता है, किस आर्टिकल में इसका प्रोविजन है, कितनी इसकी टाइम अवधि है, और क्या इसकी प्रोसेस है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपके सवाल आएंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रपति की पावर। जितनी भी राष्ट्रपति की जो आर्मी पावर है, वो भी आपको पता है। आर्मी पावर यह है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कमांडर, ध्यान रखना, राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होता है तीनों आर्मियों का। दूसरी बात, राष्ट्र जितने भी हमारे फॉरेन के एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल हमारी जितनी भी ट्रीटी है और एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे एग्रीमेंट राष्ट्रपति के नाम पर, उन पर ध्यान रखना, हस्ताक्षर होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। और भारत के जितने भी एम्बेसडर या राजदूत है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। सारी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फॉरेन से संबंधित जितने भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है ना। अब कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति निजी स्तर पर कार्य कर सकता है, यानी कि कैन द प्रेसिडेंट एक्ट अलोन, यानी कि प्रेसिडेंट एक्ट अलोन का मतलब है कि प्रेसिडेंट बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से काम कर सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट रूप से मना है। लिखा हुआ है कि आर्टिकल 53 में मैंने आपको बताया था कि यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में होंगी, यानी कि राष्ट्रपति के पास होंगी जितनी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है। और लेकिन आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति उन यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की सलाह और सुझाव से ही करेगा। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की सलाह और सुझाव से, यानी कि दोनों आर्टिकल है, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74, इन दोनों को अगर हम मिलाकर पढ़े तो इसका मतलब यह है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित तो किसमें होंगी, राष्ट्रपति में। ध्यान रखना, 53 में बात लिखी हुई है कि संघ की समस्त जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होंगी, परंतु आर्टिकल 74 में बोला गया है कि उनका यूज राष्ट्रपति मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की पूरी एडवाइज सजेशन के साथ ही करेगा। बिना एडवाइज और सजेशन से राष्ट्रपति नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति ने ऐसा किया तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट लग सकता है, वो महाभियोग लग सकता है, जो आर्टिकल 61 में मैंने आपको प्रोसेस बताई थी। मैंने आपको बताया था कि किस बेस पर, ओनली एक ही बेस है, संविधान का उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगता है। अब ये आखिरकार राष्ट्रपति की क्यों, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित क्यों किया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी क्यों बनाया गया, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर विश्लेषण करवाए तो हाँ। लेकिन संक्षिप्त में ध्यान रखना कि एक तो राजनीतिक कारण यह है कि मंत्रिपरिषद है वो डायरेक्ट, मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री, डायरेक्ट जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जबकि प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट रूप से जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो चूंकि मंत्री और प्रधानमंत्री जनता के प्रति ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उनकी सलाह पर निर्भर करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा संवैधानिक, दूसरा पार्लियामेंट सिस्टम की खास विशेषता यही है कि राष्ट्रपति है वो एक तरह से नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, फॉर्मल कार्यपालिका होती है। एक्चुअल जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में होती है। तो ये पार्लियामेंट्री शासन है, उसकी मेन फीचर्स इसी बात पे है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी राम जवाया बात नाम आया था, एक राम जवाया केस आया था 1955 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से बोला कि प्रेसिडेंट ओनली भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ओनली भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, अर्थात
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, तो उसमें आएगा आपका आंसर प्राइम मिनिस्टर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, तो उसमें आंसर आएगा आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 53 और 74 दोनों एक ही है, इनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। और इन दोनों को एक साथ पढ़ने पर अर्थ यह निकलता है कि राष्ट्रपति खुद अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशन पावर नहीं है? क्या राष्ट्रपति के पास किसी स्कोप है किसी प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन का? तो देखो, ये बात तो सही है कि आर्टिकल हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिशन पावर तो नहीं दी गई, लेकिन कोई सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर क्या है वो देखते हैं। पहली डिस्क्रिशन पावर ये है कि अगर मान लें लोकसभा में, अगर लोअर हाउस में किसी भी पार्टी को टोटल मेजोरिटी नहीं मिली हो, अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, तो उस समय प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको पीएम अपॉइंट करे। ध्यान रखना, नॉर्मली प्रेसिडेंट बाध्यकारी होता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल का नेता है, लीडर ऑफ जो पार्टी है जिसको मेजोरिटी प्राप्त हुई है, उसका जो नेता है उसको प्रेसिडेंट को पीएम चुनना बाध्यकारी होता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिले, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशन पावर होती है कि वह किसी को भी पीएम अपॉइंट कर सकता है और उसको फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए या बहुमत साबित करवाने के लिए बोल सकता है। ध्यान रखना, सिचुएशनल है, संविधान में है नहीं, सिचुएशनल है कि सिचुएशनल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक है ना। दूसरी क्या है कि अगर मान लें किसी टाइम पे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल डिजोल्व हो चुकी है, नहीं है उस टाइम पर, वो एब्सेंट है। कैसे? जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, तो मृत्यु जैसे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होती है तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अपने आप डिजोल्व हो जाती है। ठीक है ना। तो उस समय अगर उस दौरान कोई डिसीजन लेना है 2-4 दिन में, तो उस टाइम भी राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशन पावर होती है कि वो स्वेच्छा से कोई भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति काम करता है मंत्रिपरिषद से। लेकिन जब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ही नहीं है तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा? तो उस टाइम पर भी राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकता है। तो अगर राष्ट्रपति की हम बोलें कि संविधान में है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति को डिस्क्रिशन पावर हो, लेकिन सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान देना। एक और चीज़ है कि अगर राष्ट्रपति के पास एक और पावर है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर यह है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार रिव्यू करने के लिए भेज सकता है। मान लें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की सजेशन के एडवाइस के काम करता है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर के, अगर कोई मुद्दे को लेकर के मान लें कि प्रेसिडेंट ने मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने राष्ट्रपति को क्या दी, परामर्श दी, तो राष्ट्रपति उसको एक बार मना कर सकता है, उसको रिव्यू के लिए भेज सकता है। अगर मान लेते हैं कि रिव्यू करके पुनः उसको मिनिस्टर ऑफ काउंसिल दोबारा भेजते हैं, तो उस दोबारा उसके लिए बाध्यकारी होता है। तो एक बार वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की जो सलाह है उसको भी रिव्यू कर सकता है, ये भी उसकी डिस्क्रिशन पावर है, इसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, राष्ट्रपति के पास एक और ऐसी स्थिति है जब राष्ट्रपति मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की सलाह से काम नहीं करता। अगर संसद के सदस्यों की अयोग्यता यानी कि इनएलिजिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर पर कोई डिसीजन लेना है, ध्यान रखना सदस्यों की नियोक्ता, अभी हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसमें आएंगे, 3 तरह की नियोक्ताएं होती हैं उनकी। तो जैसे एक नियोक्ता होती है संवैधानिक, यानी कि संवैधानिक जो संविधान में वर्णित संसद के सदस्यों की योग्यताएं, उनका अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसे संवैधानिक नियोक्ताएं बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इनएलिजिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि लोकसभा के लिए 25 ईयर हो, राज्यसभा के लिए 30 ईयर हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल होती है जो संविधान में लिखी हुई है। एक वो एलिजिबिलिटी होती है जो आरपी एक्ट में लिखी गई है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के अंतर्गत, जो अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का उल्लंघन होता है या इनकी योग्यताओं का कोई मेंबर फॉलो नहीं करता तो इनका निर्णय तो जाता है हाई कोर्ट में, ध्यान रखना। और संवैधानिक योग्यताओं का उल्लंघन करता है, इनका निर्णय जाता है राष्ट्रपति के पास। और दल बदल संबंधी जो योग्यता है उनका उल्लंघन करने पर उसको जाता है स्पीकर के पास। ये चीज ध्यान रखना। 3 नियोक्ता है, एक है दल बदल से संबंधित, तो वो तो जाएगी स्पीकर के पास। एक है रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट में निहित नियोक्ता इन एलिजिबिलिटी,
जैसे उसमें एक ये है कि एक कैंडिडेट है, उसको अपनी प्रॉपर्टी का स्पष्ट ब्यौरा देना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी का स्पष्ट ब्यौरा देने में गलती करता है तो उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर इसका मामला गया तो ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो आरपी एक्ट में निर्धारित जो निर्योग्यता है उनका निर्णय करता है वो भारत का हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो उनकी योग्यता है उनका उल्लंघन करता है तो वो जाती है राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति इसमें डिसीजन मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं करता, बल्कि इसमें डिसीजन लेते टाइम राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह लेते हैं। ध्यान रखना, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता, वो इसमें निर्णय लेते टाइम राष्ट्रपति है वो इलेक्शन कमीशन की सलाह लेता है, ठीक है ना, संसद के सदस्यों की निर्योग्यताओं के लिए। इसके बाद राष्ट्रपति की वीटो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति वीटो का अगर यूज कर रहा है, अपने पास कंसेंट के लिए रख रहा है, तो भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा का यूज थोड़ा बहुत कर सकता है। इसके अलावा वही बात है कि अगर कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है तो भी राष्ट्रपति की पूर्ण पावर होती है। तो ये हो गई, तो मेन चीज ये है। इसके अलावा हम आर्टिकल प्रधानमंत्री के कर्तव्य तो आपको पता ही है नॉर्मली कि प्रधानमंत्री का आर्टिकल 78 के अंतर्गत उसके कर्तव्य बताए हैं। और कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जो अपनी सरकार के डिसीजन है उनके बारे में राष्ट्रपति को अवगत करें, ठीक है ना। ये मेन चीज़ है। इसके अलावा ज़्यादा इससे आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किन स्थितियों में थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन पावर है उसका यूज कर सकता है, तो वो कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है। लेकिन एक बार फिर ध्यान रखना कि ये पावर संवैधानिक नहीं है राष्ट्रपति के पास, ये सारी पावर है वो सिचुएशनल है। ध्यान रखना, ये सिचुएशनल पावर है। इसके बाद राष्ट्रपति की हम जुडिशियल पावर देखते हैं कि राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर क्या है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो है कि राष्ट्रपति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति करता है, एक तो ये होगी। दूसरी, आर्टिकल राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की क्षमाएं पार्डन कर सकता है, और पार्डन कर ये शक्ति राष्ट्रपति को 72 अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा अगर किसी को कोई पनिश दी गई है तो उसको कई तरीके से उसको क्षमा कर सकता है, उसको बदलाव कर सकता है। राष्ट्रपति के पास फुल पावर होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये शब्दों को ध्यान रखना। पहली बात एक होता है क्षमा। क्षमा का मतलब क्या होता है, यही कई बार यूपीएससी में आपसे मिलान के लिए पूछ लिया जाता है और पीसीएस में नॉर्मली आपसे इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। पीसीएस में आपसे नॉर्मली अर्थ पूछ लिया जाता है और बाकी यूपीएससी में आपसे सवाल मिलान के लिए पूछा जाता है। तो क्षमा का इंग्लिश में अर्थ होता है पार्डन, और इस मतलब क्या होता है कि इसका क्षमा का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगा है तो पूरी तरह उसको मुक्त करो, फ्री कर दो सभी आरोपों से। सारे आरोपों से फ्री करने की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं, चाहे जिसने उसका मतलब यह है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह रह जाएगा, उसने कोई अपराध नहीं किया। इस तरह की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति कर सकता है, ऐसे बोलते हैं क्षमा या पार्डन, ठीक है। तो एक तो क्या कर सकता है, पूरी तरह फ्री कर सकता है। दूसरी है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है या तो उसका हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्तन या लघुकरण, यानी कि इसमें दंड की प्रकृति को चेंज कर सकता है। पनिश जो दिया गया था उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है। जैसे पहले अगर किसी को दिया गया मृत्युदंड है ना, या डेथ की पनिश टू डेथ दिया गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड में क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास की सजा उसको दे सकते हैं। तो परिवर्तन हो गया ना, पहले वो अगर उसको पहले तो उसको मृत्युदंड दिया गया था, अब उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट करता है। या इतना ही नहीं, वो मतलब अगर कोई ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम्यूटेशन में उसकी नेचर को चेंज कर सकता है पनिश के को, जो पनिश दिए गई है उसके नेचर को चेंज करने की पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है। तीसरी स्थिति रिमिशन। रिमिशन के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे बोलते हैं परिहार। रिमिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड है, उसकी प्रकृति को चेंज ना करके उसी में उसकी मात्रा को घटा दिया जाए। ध्यान रखना, इसमें उसकी नेचर चेंज नहीं होती जो दंड दिया गया है। जैसे अगर किसी को 10 साल 20 साल की सजा दी गई है तो उसको घटा करके 5 साल की कर सकते हैं, तो ये होता है परिहार में, ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई है तो उनमें दंड को कम किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन हो चुकी है तो उसमें दंड को कम किया जा सकता है। जैसे एक तो प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको चाहे तो वो क्या कर सकता है, प्रेग्नेंट लेडीज अगर कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, तो उसको स्वतंत्र कर सकता है, क्योंकि उसको सज़ा देने का मतलब है कि आने वाले बच्चे को भी सज़ा देना, तो इसलिए उसको भी स्वतंत्र किया जा सकता है। तो रेस्पाइट होता है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बाद आता है रिप्राइव।
रिप्राइम का मतलब यह है कि दंड को स्थगित कर दिया जाता है, पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये दंड इस दंडब्राम यानी कि रिप्राइम का मतलब दंड को पूरी तरह वो कर दिया जाता है, पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। ये सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन ध्यान रखना, इन शब्दों का ध्यान जरूर रखना कि पार्डम्स का मीनिंग क्या है, कम्युटेशन का मीनिंग क्या है, रिमिशन का मीनिंग क्या है, रेस्पाइट क्या है और रिप्राइव क्या है, ठीक है ना। तो रिप्राइव मतलब उसको पोस्टपोन किया जाता है, रेस्पाइट सिचुएशनल एक्सेप्शनल सिचुएशन में उसके दंड को कम कर देंगे, ठीक है ना। और परिहार रिमिशन में क्या होता है कि दंड की प्रकृति चेंज किए बिना उसके दंड को कम किया जाता है। और कम्यूटेशन में क्या होता है कि दंड की प्रकृति को ही चेंज कर दिया जाता है, उसके पनिश है उसकी प्रकृति को। और अगर हम बात करें क्षमा, तो फ्री कर दिया जाता है उसको सारे अपराधों से। ये सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन ध्यान रखना, अब संविधान में इसको पूरी तरह डिफाइन तो नहीं किया गया कि राष्ट्रपति इनको किस प्रकार से यूज करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंटों में एक बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंटों में ये बात बोली कि राष्ट्रपति इनका प्रयोग अकेले नहीं करेगा, राष्ट्रपति अकेला इनका डिसीजन नहीं ले सकता अपनी डिस्क्रिप्शन पावर के आधार पर। राष्ट्रपति इनका काम करते टाइम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करेगा। तो राष्ट्रपति जो भी इनमें काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई अभियुक्त है वो मौखिक रूप से राष्ट्रपति के समक्ष अपनी अपील दायर नहीं कर सकता, बल्कि वो लिखित में अपना एक लेटर लिखेगा और राष्ट्रपति से अपनी अपराध के लिए उसको कम करवाने की उसमें रिक्वेस्ट करेगा। एक और बात इसमें यह है कि राष्ट्रपति इसमें कोई समय सीमा में नहीं बंधा हुआ कि राष्ट्रपति विदिन इतने टाइम में उस पर डिसीजन दे कि उसको सजा देनी है, कम करनी क्या करनी है। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध राष्ट्रपति के लिए कोई अपील लगी है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना अपील लगी है, तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि कितने टाइम में उसको दे। और इसके अलावा इसका रिव्यू भी किया जा सकता है, राष्ट्रपति की जो जुडिशियल पावर है इसका रिव्यू किया जा सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर है इसका भी रिव्यू किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सवाल यूपी पीसीएस की मैं बात करूँ तो आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो जुडिशियल पावर है वो किस में है, तो आप बोलना आर्टिकल 72 में। फिर अगर यूपीएससी की बात करें तो थोड़ा सा और गहराई से जा सकता है, या यूपी पीसीएस में एक चीज़ और आ सकती है, जितनी भी सलाह है कि क्षमा का मतलब क्या है, पार्डम का मतलब क्या हो गया, रिप्राइव का मतलब क्या हुआ, कम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप इजीली उस पर चिन्ह लगा सकते हो। और इसके अलावा आपको पता है कि इसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस हो सकता है, इसका जुडिशियल। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित हमने मेन चीज़ें वो देखी। अनुच्छेद आपको ज़्यादातर अनुच्छेद आर्टिकल्स जो राष्ट्रपति के लिए इंपॉर्टेंट हैं हमने आपको बता दिए गए हैं। तो सारे फैक्ट आ गए, बस आपको थोड़ा सा उनको नज़र करते हुए रखना है। और सभी फैक्टों को कॉन्सेप्ट के साथ याद करोगे तो आपको मेंस में भी काम आएंगे, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। एक बात ध्यान रखना, प्री पास करने से कुछ नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उसका भी समझना। इसके बाद हम गवर्नर पर आते हैं कि गवर्नर की बात करते हैं। राष्ट्रपति पढ़ा तो गवर्नर, इनकी काफ़ी शक्तियाँ हैं वो समान होती है, तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे। थोड़ा सा अंतर आता है तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, गवर्नर की अगर बात करें तो आपको पता है कि अगर हम यूनियन की एग्जीक्यूटिव को बात करें, संघीय कार्यपालिका की बात करें, तो वो तो आती है भाग 5 में और ये आता है भाग 6 में। और भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 213 तक राज्य की विधानसभा और राज्य की जो कार्यपालिका है इनके गठन, इनकी शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और ये तो अब ध्यान रखना, आर्टिकल 153 के अंतर्गत एक बात लिखी हुई है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? 153 कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होगा। ध्यान रखना, ये संविधान की लैंग्वेज है कि प्रत्येक स्टेट में एक गवर्नर होगा, ये बात बोला गया है। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन में ये बात बोल दी गई कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है, यानी कि एक गवर्नर के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों का चार्ज आ सकता है। यह संविधान में संशोधन करके बोला गया था, ठीक है ना। और राज्यपाल समस्त अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधिकारियों को अपने अधीनस्थों की सहायता से करता है, और वो अधीनस्थ कौन है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात तो आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद 7th अमेंडमेंट में क्या किया गया था। उसके बाद आपको पता है राष्ट्रपति की, राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखना ये अंतर हो जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया जाता है, जबकि राज्यपाल है, गवर्नर है, उसको क्या किया जाता है? उसको अपॉइंट किया जाता है। तो इसको अपॉइंट करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है, और राष्ट्रपति इसको अपॉइंटमेंट जो लेटर होता है इसका, उस पर खुद साइन करता है, खुद अपनी सील लगाता है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो अकेले नहीं करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। नॉर्मली
नेहरू युग में ये एक परंपरा थी, नेहरू युग में ये परंपरा थी कि अगर हम किसी स्टेट का गवर्नर बना रहे हैं, तो आपको पता है गवर्नर है वो सीएम के साथ रह करके काम करेगा, तो गवर्नर बना रहे हैं तो उस स्टेट में गवर्नर बनाते टाइम नॉर्मली उस स्टेट के सीएम से एक बार पूछ लेता था। ये परंपरा है, कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में इस परंपरा को तोड़ दिया गया और वर्तमान में ये परंपरा फॉलो नहीं होती। हालांकि सरकारिया आयोग, जो सरकारिया कमीशन आया था, उसने इस बात की रिकमेंडेशन की थी कि सीएम है उसकी मंत्रणा जरूर कर लेनी चाहिए। अगर हम किसी राज्य के गवर्नर को नियुक्त कर रहे हैं तो सीएम से एक बार मंत्रणा जरूर कर लेनी चाहिए, तब जाकर के उसको नियुक्त करना चाहिए। लेकिन अभी इसका फॉलो नहीं हो रहा। दूसरी बात, एक परंपरा ये और है कि सामान्यतः राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, मूल रेजिडेंस नहीं होना चाहिए। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है और किसी नियम का भी भाग नहीं है, बस एक परंपरा चली आ रही है, ट्रेडिशन चला जा रही है कि सामान्यतः गवर्नर है वो स्टेट का रेजिडेंस नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्टेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये नियुक्ति कौन करता है ये ध्यान रखना है, और सामान्यतः क्या स्थिति होती है ये भी ध्यान रखना है। अब ये नियुक्ति के पीछे कारण है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप करो भी। इसके बाद आता है कार्यकाल, कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। देखो आर्टिकल 156 में एक बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्यपाल है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत काम करेगा। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के गवर्नर को हटा सकता है, और इस शक्ति का इतना मिसयूज किया गया बहुत ज़्यादा। जो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध में काम करता है उसको हटा दिया गया था एक के बाद एक। हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बात बोली, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सामान्यतः ये तो आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है। और सामान्यतः ये है कि राज्यपाल का कार्यकाल वही 5 वर्ष होता है, आपको पता है, और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया गवर्नर वहाँ से आया नहीं, अपॉइंटमेंट होगी। तो वही चीज़ें सेम राष्ट्रपति की थी। अंतर यह है कि इसमें प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति का जब मन किया इसको हटा सकता है। ठीक है ना, और इस प्रसाद प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मामले आए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बीपी सिंघल वाद आया था 2010 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ठीक है कि राज्यपाल है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत तो बना रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति भी राज्यपाल को बिना किसी रीजनेबल रीजन के नहीं हटा सकता। जब तक कोई रीजनेबल रीजन नहीं होगा तभी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, उसको पक्षपात तरीके से नहीं हटा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बाध्यकारी कर दिया, और बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, इसलिए उसको इर्रीजनेबल या अतार्किक आधारों पर नहीं हटाना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसलिए उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। फिर सरकार ने क्या करना चालू किया कि अब इनको हटा तो नहीं सकते बिना किसी कारण से। अब क्या किया कि हटाने के स्थान पर उनको पता है, जैसे भाजपा गवर्नमेंट आई है 2014 में, और उससे पहले जो सारे गवर्नर थे वो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त अपॉइंटमेंट किए गए थे, तो नॉर्मली उनकी विचारधारा है वो कांग्रेस की थी। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उसकी विचारधारा से उनके विचार मेल नहीं हो रहे थे, तो उनको हटाना तो चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2010 में डिसीजन आने के बाद सरकार आसानी से उनको हटा नहीं सकती थी। इन्होंने क्या किया, उनको हटाने के लिए उनका ट्रांसफर कर दिया, और ऐसी जगह ट्रांसफर किया कि वो खुद त्यागपत्र दे दें, खुद रेजिग्नेशन दे दें। जैसे एक गवर्नर, अगर गुजरात में गवर्नर, गुजरात गवर्नर बनना बहुत बड़ी बात है, उसको भेज दिया मेघालय गवर्नर बनने के लिए या नागालैंड का गवर्नर बनने के लिए। अब जो व्यक्ति इतने बड़े स्टेट का गवर्नर है वो नागालैंड में जाके गवर्नर कैसे कर सकता है, वो फिर त्यागपत्र दे देगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र का एक गवर्नर था, उसको भेज दिया मेघालय का गवर्नर बनाने के लिए, तो उसने भी अपना त्यागपत्र दे दिया। तो अब सरकार ने नई रणनीति अपनाई, अब उन पर इस तरीके से प्रेशर बना दिया जाए कि वो खुद ही त्यागपत्र दे दें, ना कि हमें हटाना पड़े। तो ये हथकंडा अब चल रहा है। कुल मिला के रहा है कि हमेशा एक गवर्नर का पद है बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेबल रहा है। इसका विश्लेषण मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन अभी हम उसको स्किप करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट भी किया था, ठीक है ना, ये अभी जाने। अब इसके बाद आपको योग्यता देखनी है कि गवर्नर पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। इनका वर्णन आर्टिकल 157 है, ध्यान रखना 157 है। आर्टिकल 157 में गवर्नर की जो योग्यता है उनकी बात की गई है। और योग्यता क्या है, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात, वो 35 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो अपनी जन्म से लेकर के, और किसी भी प्रॉफिट के पद पर ना हो, प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर ना हो। और ध्यान रखना, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसी प्रकार से गवर्नर भी राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको पता है विधानसभा के सदस्य के लिए जितनी भी योग्यता चाहिए वो गवर्नर के लिए मानी जाएगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना,
तो सरकारी आयोग ने इसी को लेकर के एक सुझाव और दिया था सरकारी आयोग ने, हालांकि इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। सरकारी आयोग ने बोला था कि नॉर्मली जो राज्य जो सीएम गवर्नर का हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो वो नॉर्मली उसे इस लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, लोकल पॉलिटिक्स से, क्योंकि अगर वो लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ राज्य में न्यूट्रल होकर के काम नहीं करेगा, फिर पॉलिटिक्स के किसी दल विशेष के प्रति ज़्यादा झुक जाएगा। पुंछी आयोग भी आया था, इसने भी रिकमेंडेशन दी। 2006 में पुंछी आयोग आया था और 1989 में इसकी रिकमेंडेशन आई थी सरकारी आयोग की 1988 में। तो ये दोनों ने स्पष्ट रूप से बोला, पुंछी आयोग ने, इन्होंने कि राज्यपाल है वो सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए और अगर कोई राज्यपाल मतलब उस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए जो किसी पॉलिटिक्स में शामिल था लेकिन 2 साल तक वो किसी भी चीज़ में शामिल नहीं है, उसके बाद उसको शामिल करो, यानी कि 2 साल का गैप पीरियड होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब रिकमेंडेशन है, कोई ऐसा नहीं कि बाइंडिंग रूल है, रिकमेंडेशन है, सरकार ने फॉलो कर भी सकती नहीं भी कर सकती। इसके अलावा पुंछी आयोग ने एक चीज़ और बोला, आपसे कई बार ये सवाल पूछ रहा था कि किस कमीशन ने गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी की सिफारिश की। पुंछी आयोग ने बोला कि गवर्नर का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो ठीक है, प्रेसिडेंट करें, लेकिन वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद करें। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट की अध्यक्ष की बात होती है, जैसे अगर हम CIC की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति भी एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ही होती है। तो ठीक इसी प्रकार गवर्नर की नियुक्ति भी एक रिकमेंडेशन के बाद होनी चाहिए और उस कमेटी में एक तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, होम मिनिस्टर होना चाहिए भारत का, लोकसभा का स्पीकर होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट है वो भी होना चाहिए और इसके अलावा उस राज्य का, जिस राज्य के लिए उसको गवर्नर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वहाँ का CM भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए और ये समिति फिर रिकमेंडेशन देगी, उसी के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए गवर्नर का। ये बात पुंछी आयोग ने 2006 में बोली थी, लेकिन इसका फॉलो अभी तक नहीं हो पाया, ध्यान रखना। इसके अलावा राज्यपाल पद की अगर कंडीशंस देखें तो ध्यान रखना कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई राज्यपाल सदन का या संसद का सदस्य है, मान लो MLA है, MP है, तो जिस दिन से वो राज्यपाल पद नियुक्त होगा उस दिन से उसको उसका त्यागपत्र देना पड़ेगा, ध्यान रखना। दूसरी बात वो ये कि राज्यपाल किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होगा, यानी कि राज्यपाल है वो लाभ के पद पर नहीं होगा। और दूसरी बात, राज्यपाल के वेतन भत्ते हैं वो आपको पता है कि वो सारी वेतन भत्ते हैं वो स्टेट की कंसोलिडेशन फंड है उससे मिलते हैं। 7th अमेंडमेंट में एक बात बोली गई थी कि राज्यपाल 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन उसको वेतन भत्ते हैं वो अलग अलग राज्यों में जो दिए जाते हैं उनका सबका एवरेज निकाल करके उसको वेतन भत्ता दिया जाएगा एक ही। ठीक है ना, और राज्यपाल के वेतन भत्ते के दौरान कोई भी कमी नहीं की जाएगी, वो सेम जो प्रेसिडेंट की चीज़ है वो यही है। इसके अलावा राज्यपाल की जो अगर हम औथ की बात करें, गवर्नर की औथ की बात करें तो गवर्नर की औथ का प्रोविज़न, एक तो इसका जो ड्राफ्ट है कि क्या क्या बोलेगा औथ में, वो ड्राफ्ट तो आपको पता है प्रेसिडेंट का ना इसका, दोनों का है शेड्यूल 3 में। ठीक है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा संविधान के 159 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आर्टिकल 159 में, कि राज्यपाल है वो हाई कोर्ट का, उस कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट का, ध्यान रखना, कंसर्न स्टेट, मान लो यूपी का है तो यूपी के हाई कोर्ट का, या तो चीफ जस्टिस अगर है तो चीफ जस्टिस उसको शपथ दिलाएगा, या अगर चीफ जस्टिस उस दिन प्रेजेंट नहीं है तो वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट जज है वो गवर्नर को शपथ दिलाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद गवर्नर की कार्यकारी शक्ति सेम राज्य प्रेसिडेंट के पास होती है, इतनी ही कुछ न कुछ लगभग सेम होती है। जैसे CM का अपॉइंटमेंट करना गवर्नर की कार्यकारी शक्ति है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ये यूनिवर्सिटी होती है स्टेट की, उनके जितने भी चांसलर होते हैं उनकी भी नियुक्ति, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा विधिक शक्तियाँ सेम है राष्ट्रपति की और गवर्नर की, थोड़ा बहुत अंतर वो देखेंगे। राष्ट्रपति भी जैसे किसी भी सदन को बुलाना, यानी कि विधानसभा के सदन है उसका सम्मिशन करना और उसके बाद उसको समाप्त करना, या विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को डिसॉल्व करना, ये क्या होती है, गवर्नर की पावर होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें। और नॉर्मली प्रोसेस वो है कि अगर मान लो कोई विधानसभा है तो उसका लॉन्ग टाइम तक के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, तो फिर क्या करता है कि गवर्नर उसके उस सत्र को भंग कर देता है। यानी अगर पोस्टपोन करने की पावर है वो स्पीकर के पास होगी, हाउस की, लेकिन उस सेशन को समाप्त करना और सेशन को बुलाना इसकी पावर है वो गवर्नर के पास। गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर होती है जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती, और वो है रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, यानी कि बिलों को रिजर्व किया जाता है कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, किसके, प्रेसिडेंट के लिए राज्यपाल प्रेसिडेंट की सहमति के लिए राज्यपाल कई विधेयकों को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, और यह पावर राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के अंतर्गत है।
यानी कि राज्यपाल के पास एक पावर है कि वो कुछ विधेयक है उनको सहमति खुद तो दे ही दें, साथ साथ उसको उनके पास भी भेज सकते हैं। यानी कि राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक जाता है तो राज्यपाल के पास चार ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो उस पर कंसेंट कर सकता है, ठीक है, कि कोई विधेयक आया है अगर विधानसभा से, या अगर किसी राज्य में 2 मंडलीय विधानसभा है, डबल सेशन डबल हाउस वाली, तो वहाँ से अगर विधेयक पास होकर आया है तो राज्यपाल क्या करेगा, एक तो उस पर कंसेंट दे सकता है, या कंसेंट में एक तो डिले कर सकता है, ये भी उसके पास विकल्प है, या उसको रिव्यू के लिए भेज सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जनरल उसकी बता रहा हूँ, जनरल जो विधेयक उसकी। इसके अलावा राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा होता है कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर कंसिडरेशन, यानी कि ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको रिजर्व कर सकता है। ये राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा विकल्प होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जनरल विधेयक, ये अगर धन विधेयक की, तो धन विधेयक में वही है कि राज्यपाल उसको रिव्यू के लिए नहीं भेज सकता, धन विधेयक में ये अंतर है। और संविधान संशोधन विधेयक स्टेट में आता नहीं है, आपको पता है वो तो संसद में आता है। इसके अलावा राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल सहमति देने के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा राष्ट्रपति को देते थे कि मान लो राष्ट्रपति को राज्यपाल ने कोई विधेयक भेजा है, तो राष्ट्रपति के पास वही विकल्प होते हैं जो पार्लियामेंट के समय होते हैं। तो राष्ट्रपति उस पर सहमति भी दे सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको रिव्यू के लिए भी भेज सकता है, ठीक है ना। ये इसमें चीज़ है। लेकिन एक चीज़ अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों ने बनाया कानून जो राष्ट्रपति के पास रिव्यू के लिए जाता है और राष्ट्रपति दोबारा, संसद उस पर रिव्यू करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी होता है। लेकिन स्टेट में ऐसा राष्ट्रपति के ऊपर नहीं है। अगर राष्ट्रपति कितनी बार उसको रिव्यू के लिए वापस भेज सकता है, तो ये राष्ट्रपति की पूरा पावर है। इसके अलावा राज्यपाल के पास भी वो सेम पावर है कि किसी विधेयक पर सहमति देने की कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने दिन तक रख सकता है, और यही राज्यपाल क्या होगा, वीटो पावर होगी, ठीक है ना, कि वो कितने दिन तक पॉकेट वीटो है, कितने दिन तक उसको रख सकता है अपने पास। इसके अलावा अध्यादेश की अगर पावर देखें हम, ऑर्डिनेंस पावर, तो सेम प्रोसेस है ऑर्डिनेंस की, जो प्रोसेस प्रेसिडेंट की होती है, सेम प्रोसेस इसकी की है। लेकिन ये पावर इसको 213 जो आर्टिकल है उसमें लिखी हुई है, और वो सेम प्रोसेस है कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या किसी भी हाउस का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश बना सकता है। उसकी और दायरा क्या है, देखो, प्रेसिडेंट उन विषयों पर अध्यादेश लागू कर सकता है जिन जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना, और गवर्नर उन विषयों पर कानून बना सकता है जिन पर राज्य को शक्ति प्राप्त है। तो राज्य यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिन जिन विषयों पर कानून बना सकती है उन पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है गवर्नर। प्रोसेस सेम है, वही कि राज्यपाल की संतुष्टि एक विवादास्पद मुद्दा रही है, ये आपको पता है। राज्यपाल की सीमाएं, अध्यादेश की सीमाएं, अध्यादेश की सीमा यह है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो राष्ट्रपति की बिना सहमति से कोई विधानसभा में नहीं आ सकते। जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति की उसमें पूरी सहमति लेनी पड़ेगी। दूसरी, अंतर्राज्यीय नदी जल को लेकर के अगर किसी स्टेट में कोई एक्ट आया है तो उसमें भी राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हम एक चीज़ और करते हैं कि जो जुडिशियल पावर है इसकी, गवर्नर की जुडिशियल पावर है गवर्नर की, अगर उनको देखें तो वो आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर को दी गई। ध्यान रखना, जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर है, उसकी जो पावर है वो आर्टिकल 161 के अंतर्गत दी गई है। वो सारी पावर है वो राज्यपाल के पास है जो राष्ट्रपति के पास, पर एक पावर नहीं है, और वो पावर नहीं है क्या, क्षमा, कि राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है कि वह किसी भी अपराध को पूर्ण रूप से पार्डन कर सके। राष्ट्रपति ये काम कर सकता है, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल केवल उसको दंड विराम यानी रिप्राइव कर सकता है, राज्यपाल उसको रेस्पाइट कर सकता है, राज्यपाल उसको रिमिशन कर सकता है, राज्यपाल उसको कम्यूटेशन कर सकता है, लेकिन राज्यपाल उसको पार्डन नहीं कर सकता। ये अंतर आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, राज्यपाल के पास एक और लिमिटेशन है, राज्यपाल आर्मी से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट मार्शल हुआ है उसके भी पनिशमेंट से कोई काम नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरी बात, राज्यपाल का जो सब्जेक्ट है वो केवल समवर्ती सूची से संबंधित, अगर मतलब स्टेट की सूची से संबंधित अगर कोई अपराध है या कंकरेंट लिस्ट से संबंधित जो अपराध है उन्हीं को राज्यपाल कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जितनी भी पावर है संसद के पास वो सबका यूज कर सकते हैं। इनमें थोड़ा अंतर है, बस अंतर एक तो ध्यान रखना कि पहली बात तो ये राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता।
दूसरा, राज्यपाल आर्मी कोर्ट या मार्शल कोर्ट होता है उस व्यक्ति को भी कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा बात, राज्यपाल की लिमिटेशन उस स्टेट की जितनी भी स्टेट की पावर है वहीं तक सीमित रहती है बस। और इसके अलावा अगर बात करें तो वही सेम बात बोलिए कि राज्यपाल भी, गवर्नर भी इन शक्ति का प्रयोग बिना किसी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की एडवाइस के इनका प्रयोग नहीं कर सकता, अर्थात उसको मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की एडवाइस तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ये बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम रोल ऑफ राज्यपाल का रोल अगर हम देखें तो ये तो मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि राज्यपाल 3 तरह से रोल निभाता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में, एक राज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, एक राज्यपाल स्टेट का एजेंट के रूप में। तो ये तो नॉर्मली ये जो विषय है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस से सवाल नहीं पूछे जाते, तो इसलिए इनको थोड़ा स्किप कर देना। ये तो मैंने क्या पूरे नोट्स से होलिस्टिक वे में बनाए थे, अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए। आप चाहे तो इनको देख करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं इस तरीके से हिंट लेकर के। लेकिन अब प्री के सवाल आपको बताते हैं, यहाँ से आएंगे। आर्टिकल 371 आपको पता है, आर्टिकल 371 और आर्टिकल 371 ए से लेकर के और आर्टिकल 371 लगभग आई तक, इनमें क्या है कि कुछ स्टेटों को स्पेशल प्रोविजन दिए गए। तो वो आपको इतना ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में किस स्टेट को दिए गए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे सवाल आते हैं। तो जैसे अगर महाराष्ट्र और गुजरात की मैं बात करूं तो आर्टिकल 371 में ही इनका प्रोविजन किया गया है। और प्रोविजन यह है कि यहाँ का गवर्नर है विदर्भ एरिया और मराठवाड़ा एरिया के डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेगा और इसी प्रकार का डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में बनाएगा। और इनमें उस डेवलपमेंट बोर्ड के लिए जो पावर है उनका यूज राज्यपाल अपने हिसाब से करेगा। ये राज्यपाल की विशेष पावर है जो राष्ट्रपति के पास नहीं होती। और ध्यान रखना, राज्यपाल इन पावरों का यूज करते टाइम किसी भी प्रकार से मंत्रिपरिषद की सलाह पर डिपेंड नहीं होगा, ये राज्यपाल की खुद की इच्छा से होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड के लिए जो विशेष प्रोविजन दिए गए हैं वो अनुच्छेद 371A में दिए गए हैं, ध्यान रखना। और प्रोविजन ये है कि अगर संसद द्वारा कोई एक्ट बनाया जाता है तो वो एक्ट नगाओं के उनकी जो सोशल जो ट्रेडिशंस हैं उनको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी ऐसी कोई चीज़, कोई संसद कोई एक्ट नहीं बना सकती जो नगाओं की प्रथाओं को डिफेक्ट कर सके। और राज्यपाल इस चीज़ को देखता है कि अगर कोई संसद का कोई कानून तो ऐसा नहीं है जो नगाओं की ट्रेडिशंस को दिक्कत कर रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 371B में असम की जनजातियों के लिए विशेष, असम की जो जनजाति उनके लिए विशेष संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 371C में मणिपुर के लिए विशेष मतलब विशेष राज्यपाल को पावर दी गई है मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए 370D और 370E में इनकी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 371F, देखो D और E जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित और 371F है सिक्किम से संबंधित। यानी कि सिक्किम को यह प्रोविजन दिया गया है कि आपको पता है कि विधानसभा में नॉर्मली 60 सदस्य कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सिक्किम को यह प्रोविजन दिया है कि आपके यहाँ 30 सदस्य हो सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है। इसी प्रकार मिजोरम को भी, नागालैंड के जो प्रोविजन है वो सेम टू सेम प्रोविजन मिजोरम को भी दिए गए और ये दिए गए अनुच्छेद 371G में। और अरुणाचल के लिए विशेष प्रोविजन दिए गए वो 371H में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में किसको दिए गए, यही सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद क्या दिया गया है उसको लेकर के ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उनको लेकर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद में क्या क्या दिए गए। इसके अलावा कर्नाटक की अगर बात करें तो उसमें भी राज्यपाल को विशेष प्रोविजन दिए गए। तो गोवा के लिए 371I में दिए गए। तो ये अनुच्छेद है वो आपको ध्यान रखने बस, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है कि गवर्नर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में भी काम करता है। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ की मंत्रिपरिषद तो हो जाती है भंग, तो उसके बाद जो सारा शासन संभालता है गवर्नर ही संभालता है, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नर का एक काम होता है कि वो स्टेट और सेंटर के विषयों उनको कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है, अगर स्टेट ने कोई काम, सेंटर ने अगर कोई विधि बनाई है संसद ने, तो उसको उस स्टेट में लागू करवाना उस गवर्नर की भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपने देखा होगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको लेकर के भी कई डिस्प्यूट खड़े हुए तो राज्यपालों ने उस पर भूमिका निभाई और संसद के साथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लाइजेंस करते रहे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनुच्छेद 356 का ये पूरा विषय, इसमें ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूंगा, ये है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ध्यान रखना SR बोम्बई बात के जजमेंट को जरूर देख लेना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। SR बोम्बई बात 1994 में आया। हालांकि ये विषय तो बहुत बड़ा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और बताता हूँ कि संघवाद फेडरल सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, तो वो केस था SR बोम्बई बात। SR बोम्बई बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला कि फेडरल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना।
यानी कि जो संघवाद है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि 356 जो लगाया जाता है और उसमें जो गवर्नर के द्वारा जो रिकमेंडेशन की जाती है उसका भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की मतलब कब संवैधानिक असफलता मानी जाएगी कि कब उस राज्य में संविधान का फॉलो नहीं हो रहा, उसको डिफाइन कर दिया। तो उसको डिफाइन किया है स्पष्ट रूप से कि कब कब माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी राज्य में 6 माह तक उसकी विधानसभा का सत्र नहीं मिलाया गया हो, या उस स्टेट की मिनिस्टर बिना उसको स्टेट के मिनिस्टर को कोई मेजोरिटी प्राप्त नहीं है फिर भी सत्ता में बनी हुई है, या उस स्टेट की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मनी बिल को पारित करवाने में असफल हो गई है और तब भी सत्ता में बनी हुई है, तो उसको संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को वहाँ फॉलो नहीं माना जाएगा और तब 356 लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उस राज्य में भ्रष्टाचार आ गया तो इस मुद्दे पर कभी 356 नहीं लगेगा, क्योंकि कई स्टेटों ने इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मिसयूज किया था कि उनकी विरोधी सरकार आती थी और उस पर राष्ट्रपति शासन लगा करके सारा कंट्रोल अपने पास में ले रहे थे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बई बाद में रोकने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकुलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और अगर किसी स्टेट ने सेकुलरिज्म का उल्लंघन किया तो वहां पर भी 356 लगाया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि मंत्रिपरिषद की जो एडवाइस राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति को जो एडवाइस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल देता है, चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, उसका मैं रिव्यू तो नहीं करूंगा, ये बात ठीक है क्योंकि उनका वो आंतरिक मामला है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल प्रेसिडेंट के पास रखती है उनको मैं एक बार देख सकता हूँ, ये बात बोली है। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट की बात हुई तो बोला फ्लोर टेस्ट है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेष अधिकार नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से ही उसका यूज किया जाएगा। तो ये मेन जो जजमेंट थे बेंच के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। तो ये इतनी चीज़ें हैं वो हमने देखी और मुझे नहीं लगता कि गवर्नर और प्रेसिडेंट इनसे कोई आर्टिकल बचा हो, आपका मेन आर्टिकल या कोई कॉन्सेप्ट बचा हो। अगर आपने सच में एक एक चीज़ को समझा होगा तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा समझना, क्योंकि अगर मैं चाहता तो इनको वन लाइनर भी बता सकता हूँ आपको एक एक लाइन में कि आर्टिकल 156 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल इसमें ये लिखा हुआ है, 72 में ये लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना वो तो एक तरह से क्या है कि तो आप किताब में से पढ़ सकते हो डायरेक्ट, वो तो कहीं भी आपको मिल जाएंगी। मेन बात है कि आपके समझ में चीज़ें आनी चाहिए, उसी बेस पर इसको किया गया है। और इसके साथ अगर आपने नोट्स शेयर किया गया तो आपके इसको PDF को देख भी सकते हैं किस तरीके से मैं नोट्स बनाए मेंस के लिए। इनको मुद्दे भाई हम मेंस के लिए नोट्स बनाते हैं। कई बार सवाल आते हैं कि गवर्नर का रोल क्या है, तो हम छोटी मोटी कहानी लिखने लग जाते हैं, उसको मुद्दे बनाओ कि गवर्नर का रोल अगर देखना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में गवर्नर का रोल क्या है, संवैधानिक हेड के रूप में, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में गवर्नर का रोल क्या है। ये मुद्दे हैं और इन्हीं के आधार पर हमें डिफाइन करना है। फिर एजेंट के, सेंट्रल एजेंट के रूप में यानी केंद्र का एजेंट के रूप में क्या रोल है, फिर स्पेशल रोल क्या है गवर्नर के, वो भी हमें देखना है। और ध्यान रखना गवर्नर के पास अपनी डिस्क्रिशनल पावर है, जबकि राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनल पावर नहीं है। जितने भी मैंने आपको राज्यों के विशेष प्रोविजन बताए थे वो सारे गवर्नर की डिस्क्रिशनल पावर है। उनमें गवर्नर अगर कुछ भी करता है तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की कोई भी सलाह वो नहीं ले सकता, सलाह के लिए बाध्यकारी भी नहीं है, ठीक है ना, ले तो सकता है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। तो इसी के साथ इसी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के पास पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा संसद को पढ़ेंगे, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।